जय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सेट 1 डिस्कस किया, जिसमें हम 25 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज सारे MCQ डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग चैप्टर के, तो आप जो है उनको जाके देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ 8 यानी 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, निबल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निबल कहा जाएगा। अब कल से तुम लोग कॉपी लेके आओगे, खोल के बैठोगे पीछे वाला रिकॉर्ड, ठीक है, तभी सही रहेगा। पीछे का भूलते जा रहे हो, आगे का पढ़ते जा रहे हो। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बाइट किसको बोला जाता है? 8 बिट को मिला के बाइट बनता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 8 बिट का समूह बाइट कहलाएगा। और जो निबल होता है वो क्या होता है? 4 बिट के समूह को निबल बोला जाता है। सबसे छोटी इकाई बिट। 4 बिट को मिला के एक निबल बनेगा और 8 बिट को मिला के एक बाइट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक डाटा या इंस्ट्रक्शन यूज टू रन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या निर्देशों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहलाया जाएगा, हार्डवेयर कहलाया जाएगा, पेरिफेरल कहलाया जाएगा या फिर CPU कहलाया जाएगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए डेटा या निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास डेटा या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सबसे जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा हमारे सभी कार्य किए जाते हैं, जो भी इंटरफेस प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, सारा काम हमारा इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो है एप्लीकेशन, जो कि है क्रोम ब्राउज़र है ये। ठीक, इसके थ्रू हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं वो OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाटा इंस्ट्रक्शन को जो रन करने का काम करता है वो करता है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी मैंने बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोडर भी है और लिंकर भी है। ठीक, तो ये सभी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ठीक, लोडर क्या करता है? जो हम लोग सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं। ठीक, लिंकर क्या करता है? उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके जोड़ देता है ना। फिर उस सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो लोडर उसको उठा के हमारे सिस्टम पर लोड कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम लोडर करता है। ठीक, और एक जगह पे सारी कोडिंग को इकट्ठा करने का काम लिंकर करता है। तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें इन्होंने पहला ऑप्शन सही किया हुआ है, लेकिन पहला ऑप्शन तो सही है ही है, उसके साथ साथ में दोनों ऑप्शन भी सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो लोडर और लिंकर ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज कर सकता है? मेमोरी को कर सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को करता है, प्रोसेसर को करता है, या फिर सभी को करता है। ये हमारा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, सारी चीज़ें जितनी हमारी इससे कनेक्ट रहेंगी सभी को मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा निर्मित परिणाम क्या कहलाता है? डेटा, मेमोरी, आउटपुट या फिर इनपुट? कंप्यूटर जो रिजल्ट हमको देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट, है ना। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर से हमें 2 प्रकार के आउटपुट मिलते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट आउटपुट इसको, एक हार्ड कॉपी, है ना। तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। ये कंप्यूटर है, इसका पूरा नाम क्या है?
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यूनिवर्सल से 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक, तो पहला तो ये हो जाएगा, उसके बाद हमको बीच में छांटना है ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। ENIAC के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ENIAC का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। ENIAC होता है ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने सर्च किया था। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा ENIAC का फुल फॉर्म। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस रिपोर्ट आउटपुट इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो क्या बोला, अभी उसके पहले थोड़ा मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हार्ड कॉपी, है ना। सॉफ्ट कॉपी नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रिंटर जो प्रिंट करेगा वो आउटपुट निकल के बाहर आएगा, है कि नहीं। और जो अगर हम लोग गाना सुनेंगे तो कौन सा कॉपी होगा वो, सॉफ्ट कॉपी होता है ना, क्योंकि उसे हम महसूस करते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PDF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। PDF क्या होता है, एक तरह का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको हम आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू से ओपन किया जा सकता है। कुल मिला के उसको ओपन करने के लिए हमको किसी तरह सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम नॉर्मल ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने कोरल ड्रा से कोई फाइल बनाई, या फिर हमने MS वर्ड से फाइल बनाई, एक्सेल से कोई फाइल बनाई, या पावर पॉइंट से कोई फाइल बनाई, अगर उसको मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा या फिर ईमेल भेजा, ठीक है, ईमेल पे तो खुल जाएगी, लेकिन अगर मैंने आपको उसको व्हाट्सएप भेज दिया तो जब तक आपके फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो नहीं खुलेगी, है ना। तो जिससे अगर हमने पावर पॉइंट से कोई प्रेजेंटेशन बनाया, उसको अगर PDF के फॉर्म में भेजेंगे तो उसको आसानी से खोल सकते हैं। उसी तरह से हमने एक्सेल से कोई यहाँ पे शीट बनाई, उसको भी हम PDF के फॉर्म में भेजेंगे तो उसको आसानी से खोल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, वो है PDF रीडर की। ठीक है, वो ब्राउजर भी काम कर लेता है। अगर मान लो आपके फ़ोन में PDF रीडर नहीं है तो ब्राउजर से भी आप ओपन उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम क्या है। रैम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। यह है रैम, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, किसकी बनी होती है रैम। ये वैक्यूम ट्यूब की, ट्रांजिस्टर की, सेमीकंडक्टर की, या फिर कंडक्टर की। जो भी चिप होती हैं, रैम होती हैं, वो सभी किसकी बनी होती हैं, अर्धचालक पदार्थ, है ना। सेमी कंडक्टर की बनी होती है, इसको अर्धचालक बोला जाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, सेमी कंडक्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। USB डिवाइस इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे पेन ड्राइव की बात कर रहा है। ठीक, जो पेन ड्राइव हम लोग यूज करते हैं उसको USB ड्राइव भी बोला जाता है, पेन ड्राइव भी बोला जाता है। अभी मेरे पास यहाँ पे दिख नहीं रही है। ठीक है, इस तरह की डिवाइस होती हैं, इनको कौन सी डिवाइस बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो USB हो जाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। आपको मैं USB डिवाइस दिखा देता हूँ। ये है पेन ड्राइव। ठीक, इसी को हम लोग USB ड्राइव बोलते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसको आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारी कौन आती हैं, रैम और रोम आती है। अभी मैंने आपको रैम दिखाया था। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM। EEPROM का क्या अर्थ है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कौन सा सही हो जाएगा, A और C ऑप्शन सेम लग रहे हैं क्या। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम टू सेम लग रहे हैं। मुझे तो सेम लग रहा है, क्या चेंज लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका पूरा नाम सही क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक ना होकर इलेक्ट्रिकल है ना। जो कम करंट को यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल। ठीक, जो बहुत ज़्यादा
करंट को यूज़ करते हैं उनको बोला था इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही है ना। अगर पहला ऑप्शन सही होता तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाते, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भंडारण की कौन सी सबसे बड़ी इकाई है, MB, TB, KB, GB। TB है, क्यों GB का है नहीं है? ये देखिए हमारा है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, जियो बाइट, है ना। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन सी होगी, TB, है ना। इससे छोटी कौन सी होती है, GB, फिर MB, फिर KB, फिर बाइट, फिर उसके बाद निबल, फिर बिट। सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है सबसे छोटी। उसके बाद निबल होता है, फिर निबल के बाद बाइट होता है, फिर 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं। और जो निबल होता है वो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है ना। और एक बाइट 8 बिट या फिर 2 निबल के बराबर होता है। अगर प्रश्न पूछे सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होगी, है ना। बिट ऑप्शन में नहीं होगा तो बाइट होगी। और सबसे बड़ी यहाँ पर फिर आपको सीमा देखना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी नहीं कि उसने जियो बाइट ही रखा हो, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं टोरंटो बाइट है, योटा बाइट है, जेटा बाइट है, एक्सा बाइट है, ठीक है, पेटा बाइट, TB, टेरा बाइट जो होती है नॉर्मल हम लोग TB तक ही यूज़ करते हैं। TB बहुत हो जाती है, 1024 GB के बराबर एक TB होती है ना। अभी अगर हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी आपको दिखाएं तो देखिए 136 GB की ये है, 101 GB की ये है ना। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 240 GB की स्टोरेज क्षमता हमारे सिस्टम की है। बस इतने में हमारा पूरा काम हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर 51 GB D ड्राइव में खाली है और 58 GB C ड्राइव में खाली है। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि कौन सी ड्राइव में हमारा सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ड्राइव में होता है, C ड्राइव में होता है। अगर बाई चांस हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो उस केस में हमारा जो डाटा रहेगा, कहाँ का डाटा हमारा लॉस होता है, जो भी डाटा हमारा C ड्राइव में रहेगा, ठीक, यहाँ पे जितना डाटा रहेगा वो लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी डेस्कटॉप पे डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में, म्यूजिक में, जितना भी डाटा आपका इधर रहेगा, ये सारा डाटा आपका लॉस हो जाएगा। कहाँ का डाटा बचेगा, सिर्फ यहाँ पे C के अलावा जो भी ड्राइव रहेंगी उसका डेटा आपका बच जाएगा अगर आप इस विंडो को फॉर्मेट करते हैं तो, ठीक। तो D ड्राइव हमारी सेफ़ होती है। C ड्राइव में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो भी हमारा C ड्राइव में जाएगा। इसीलिए जब भी हम कुछ सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा जाता है C ड्राइव में ही। लेकिन अगर इसे चाहते हैं फ्यूचर में हम लोग सुरक्षित रखना तो हम इसको सेव कर देंगे D ड्राइव में, जिससे कि अगर कभी दिक्कत हो तो हमारा मैटर जो डिलीट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, TB, टेराबाइट, ठीक। 1 टेराबाइट में 1024 GB और 1 GB में कितने KB, हाँ, 1 GB में कितने KB। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 GB में कितने KB होते हैं। अब चलिए आपको बता ही देते हैं बाकी, ठीक। 1 GB में 1024 MB होता है। हम लोग को मिलता कितना है, 1.5 GB, है ना। तो 1.5 GB में कितना MB होगा, 1536। वेरी गुड, मतलब पूरा यूज करते हो, है ना। 1536 MB हमको डेली मिलता है अगर 1.5 GB वाला कराते हैं तो, है ना। तो 1024 GB का हो गया एक कितना, 1024 KB का 1 MB हो जाएगा। और फिर 1024 से फिर गुणा करेंगे तो 1024 गुणे 1024 हो जाएगा हमारा 10,48,576 KB, किसमें, 1 GB में, है ना। जब 2 को क्रॉस करेगा तो समझ लीजिए 10,48,576 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है, इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा, अल्फान्यूमेरिक डेटा या फिर प्रोग्राम। सूचना क्या है, एक होता है डेटा, एक होता है सूचना। हमने इसको लिखाया था शुरू में ही,
जब भी हम कोई भी कहीं से कोई डेटा उठा के लाते हैं, ठीक, जिसका कोई ख़ास अर्थ नहीं होता है, वो डेटा होता है, लेकिन जब हम उसको एक सही आर्डर में, एक सही नियम के अनुसार सब सुव्यवस्थित कर देते हैं, तो वो हो जाता है इन्फॉर्मेशन, सूचना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, महत्वपूर्ण और अंडरस्टैंडेबल डेटा, जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक, वो हो जाएगा हमारा डेटा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो जो डेटा होता है वो कच्चा होता है, ठीक है, कच्चा डेटा को हम लोग डेटा बोलते हैं। उसको जब उस पर जब हम काम कर लेते हैं तो उसको जो प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जो डेटा मिलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज्ड इज, आजकल इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है और सिस्टम यूनिट है। सीपीयू ना हुई, क्यों? सीपीयू क्यों नहीं होगा? सीपीयू इनपुट डिवाइस नहीं है, सीपीयू की प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, जो प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देती है। तो सबसे यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक। अगर प्रश्न में होता पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है तो माउस भी ऑप्शन में होता है ना, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू एंड प्राइमरी मेमोरी होता है। सेकंड होगा, देखिए यहाँ पर सीयू का जो पार्ट होता है मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक। तो सीयू जो 3 भागों में बटा होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इसको हम लोग एएलयू बोलते हैं। ये स्टोर करने का काम करता है, या कंट्रोल करने का काम करता है जो भी डिवाइस इसमें लगी होंगी। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या होगा, ये गणनाएँ करने का काम, ठीक। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणितीय और लॉजिक मतलब तार्किक, तो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने का काम करता है एएलयू। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बी ऑप्शन को सही माना है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मेमोरी यूनिट भी दिया गया है, ठीक। तो ज़्यादा सुटेबल यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चौथे वाले ऑप्शन को सही मान लेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी ऐसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है? हाँ, स्पीकर करता है कि माइक्रोफोन करता है या स्कैनर करता है या फिर ओसीआर करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट या आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? माइक्रोफोन ये है, ठीक, ये माइक्रोफोन है और एक तरह का स्पीकर समझ लो आप, कोई एक स्पीकर जो आवाज़ करता है। अब आप बताना है पूछ क्या रहा है इसमें, साउंड को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हम जो बोल रहे हैं वो हमें साउंड, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है कंप्यूटर को समझने के लिए। तो कंप्यूटर क्या समझ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ रहा है ना, तो क्या होगा, माइक्रोफोन होगा। स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो क्या, कौन सा आंसर सही होगा? ओसीआर क्या करता है? ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो किताबें लिखी होती हैं हाथ के द्वारा, है ना, या फिर पुराने ज़माने में कुछ किताबें लिखी उनको पढ़ने का काम करता है। स्कैनर कोई भी चीज़ स्कैन करता है, जैसे कि कोई चित्र हो गया या फिर कोई कॉपी हो गई, कुछ भी स्कैन करना हो तो हम इसको स्कैन करते हैं इससे। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइक्रोफोन। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन के द्वारा जो है हम जो है अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। माइक्रोफोन को ही हम लोग माइक बोलते हैं। देखिए ये माइक होता है, इसके द्वारा हम आवाज़ कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। इसी तरह के एक माइक और होता है जो वायर वाला माइक है, ये भी माइक्रोफोन है, इसके भी द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर आवाज़ भेजते हैं। तो ये वायर हो गया, ये वायरलेस है, ये भी वायरलेस है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड माइक, इसको हम हाथ में लेकर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषाओं की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी कंप्यूटर भाषा को सीधे समझ सकता है? असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और विजुअल लैंग्वेज, ठीक। तो मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मशीनी भाषा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आ ही गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स
परफॉर्म मैथमेटिकल एंड ऑपरेशन ओवर डेटा। मैंने बताया था अभी, है ना, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल दिया हुआ है, तो गणितीय और तार्किक जो गणनाएं करने का काम कौन करेगा? ALU, है ना। इसको आप लोग आलू से याद कर सकते हैं। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक, कैड में कौन से प्रकार के यहाँ पे डिवाइस का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे कि कैड में प्रयोग में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या फिर पेंटोग्राफ। अब CAD होता क्या है? जो लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं उनको ये सिखाया जाता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वो लोग नक्शा तैयार करते हैं। ठीक, कोई भी मान लो इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, कोई मशीन हो गई, उसका पूरा ढांचा तैयार करते हैं CAD के थ्रू। तो उसको कहाँ पे निकाला जाएगा? प्रिंटर से। ये देखिए, इस तरह के जो कुछ ड्राइंग तैयार की जाती हैं ये सभी CAD के थ्रू तैयार की जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे वीडियो में जो घर का नक्शा तैयार किया जाता है ना, अंदर तक जाके दिखा देते हैं पूरा, वो सब CAD के थ्रू तैयार किया जाता है। ठीक, ये देखिए इसका आंसर होगा प्लाटर। और प्लाटर का यूज़ हम लोग करते हैं बैनर को भी प्रिंट करने के लिए। ठीक, जो आप लोगों ने फ्लैक्स बैनर देखे होंगे, किसी दिन आपको हम दिखाएंगे प्लाटर। ये है एक प्लाटर। ये जो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं उसको मैप वैप प्रिंट करने का काम भी करते हैं। ठीक, ये देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। इसके इधर पीछे रोल लगा रहता है और इसी में प्रिंट कमांड दी जाती है और ये प्रिंट होता रहता है। और इसी में फैन लगे होते हैं, तुरंत का तुरंत सूखता भी रहता है। किसी दिन आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम जाके प्लॉटर के पास और कैसे काम करता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन कहाँ पड़ा है मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है जिसे सीडैक के द्वारा बनाया गया है? सीडैक कहाँ पे है? एक पुणे में एक कंप्यूटर कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर बनाती है। ठीक है, इंडिया की कंप्यूटर है। तो पहला अपना सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और इस समय जो सबसे तेज़ कंप्यूटर विश्व में वो कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा परम 8000। इसके बाद आया था परम 10000। बाई चांस कभी अगर परम 8000 ऑप्शन में नहीं है तो आप परम 10000 को भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक भाषा का पूछा गया, फुल फॉर्म विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि फार्मूला के लिए यूज़ की जाती है। फार्मूला, अब यहाँ फार्मूला से हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे PDA का नाम पूछा गया है। PDA क्या होता है? इसको उठाइए जरा। PDA इस तरह की एक डिजिटल डायरी होती है। ठीक, इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। इस पर हम छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, किसी का घर का पता हो गया, इस तरह की चीज़ें नोट करते हैं PDA के द्वारा। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे कि आजकल टैबलेट आ गया, और मोबाइल ही समझ लीजिए एक तरह से उसी श्रेणी में आते हैं। अब इसका यूज नहीं होता है, आपको दिखा देते हैं। PDA क्या आ रहा है? PDA इन कंप्यूटर। ठीक, ये देखिए PDA है, ये देखिए PDA है ना। इसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या क्या दिया गया, अब इनका यूज़ नहीं होता है धीरे। ठीक, मोबाइल की तरह ही है। पहले जो टच वाले फ़ोन आते थे ना, इनको हम लोग इस तरह से एक स्लाइड होती थी साइड में यहाँ पे रखने के लिए, इसी में रखी रहती थी या फिर कहीं पे ऊपर सेट की जाती थी, है ना। उसी के थ्रू यूज़ किया था। जब पहले टच से काम नहीं करता था तो ये स्लाइड के थ्रू काम करता था। मेरे पास भी एक फ़ोन था, उस समय सिग्मा टेल का, चाइना का आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला आंसर कौन सा हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2 GB। 2 GB के बराबर कौन सा होगा?
और दिया है ऑप्शन यहाँ पे KB में भी दिया है और MB में भी दिया है। 1 GB में कितने MB होगा? 1 GB में 1024 MB और 2 GB में तो KB में होगा कि MB में होगा? एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है और कोई हो भी नहीं सकता, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक कॉमन, सॉरी मैंने पहले ही बता दिया, कोबोल इज एग्जांपल ऑफ क्या है? कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या फिर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, या फिर लो लेवल लैंग्वेज है? तो ये हो जाएगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आर यूज टू प्रिंट द इमेज। एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि छवि को प्रिंट करने के लिए कितने पिक्सल होगा, कि पेपर होगा, कि DPI होगा, कि कलर होगा। चित्र की क्वालिटी किससे नापी जाती है? कोई भी चित्र होगा, ठीक, उसकी क्वालिटी नापी जाएगी पिक्सल में, है ना, कितने पिक्सल का है। और अगर कोई प्रिंट आउट किया गया है तो कितने डॉट्स पर इंच हैं उसमें, जितने डॉट ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? चलिए, तो प्रिंटर की क्वालिटी होगा DPI में नापी जाएगी, ठीक है। और अगर इमेज की क्वालिटी की बात करता तो वो पिक्सल हो जाएगा। DPI का जो पूरा नाम होता है उसे डॉट्स पर इंच कहते हैं, यानी 1 इंच एरिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे उस प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है ULSI। एक होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? B ऑप्शन, मैंने बता ही दिया आपको, तो फिर है ना। ये क्या है? जो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उसमें यूज किया जाता है, ठीक, जो अभी वर्तमान में चल रही है जनरेशन के कंप्यूटर, उसमें यूज किया जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग AI के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये जो अभी कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं उसमें हम ULSI का यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले जो कंप्यूटर यूज़ करते थे चौथी पीढ़ी के, उसमें VLSI का यूज़ किया जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे इस सेट में हमने 25 क्वेश्चन किए, उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन अतिरिक्त किए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।